बच्चों आज हमारी मैथ्स की तीसरी क्लास है जिसमें हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 1.3। सबसे पहली क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था सेट्स का और फिर एक्सरसाइज 1.1 की थी। इसके बाद सेकंड वीडियो में 1.2 एक्सरसाइज की यानी प्रश्नावली नंबर 2 और आज हम कंप्लीट करेंगे अपनी प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.3। तो सबसे पहले है रिक्त स्थानों में प्रतीक चिन्ह। अब प्रतीक चिन्ह आ गया दोस्तों, ये बना हुआ है, इसको कहते क्या है? सबसे अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो उसने बताया था ई जो कहलाता अवयव है और अगर इसको हम काट दे जो बन जाता अवयव नहीं है। इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? वन एलिमेंट यानी एक अवयव। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स। मतलब सभी अवयव। जी आपको याद रखना है, ठीक है। इसको काट दे मतलब सभी अवयव नहीं। जब ई बना हो तो इसका मतलब होता है एक अवयव यानी वन एलिमेंट। कटा हो मतलब अवयव नहीं है। तो याद रखना इसका मतलब होता है एक अवयव, इसका मतलब होता है सभी अवयव। ठीक है, अब आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक अवयव और इसका मतलब होता है सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स। रिक्त स्थानों में प्रतीक चिन्ह सभी अवयव हैं या सभी अवयव नहीं है को भरकर सही कथन बताइए। बताना है कि सभी अवयव है या सभी अवयव नहीं है, हमें भरकर इसमें बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला 2 3 4। देखिए क्या इसमें 2 है, 2 है, 3 है, 4। यस, जितने भी इसमें अवयव है वो सभी अवयव इसमें मौजूद है। सभी अवयव है। क्या है? सभी अवयव है। सेकंड देखें ए बी सी, इसमें बी है सी है लेकिन ए नहीं है। इसका मतलब सभी अवयव नहीं है। सब होना चाहिए इसमें, केवल बी सी है, ए नहीं है, मतलब सभी अवयव नहीं है। एक्स एक्स आपके विद्यालय कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी। चलिए अपनी क्लास है, कक्षा 10वीं का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब जब हमारा जो विद्यालय है उसमें क्या है, मान लो कक्षा 9 है, 10 है, 11 है और 12 है। अब हमारा स्कूल है तो कक्षा 9 भी हमारे स्कूल का विद्यार्थी होगा, 10 भी होगा, 11 भी होगा, यानी जितने भी कक्षा के विद्यार्थी होंगे वो सभी काय के विद्यार्थी कहलाएंगे? स्कूल के कहलाएंगे। तो कक्षा 10 का विद्यार्थी है जो काय का विद्यार्थी कहलाएगा? हमारे स्कूल का विद्यार्थी कहलाएगा, यानी अवयव सभी अवयव है। किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। समतल में स्थित एक वृत्त। अब वृत्त है, पता नहीं है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कोई क्लियर पता नहीं, बस एक वृत्त है। एक समान समतल वृत्त जिसकी त्रिज्या। अब यहां तो वृत्त हमने फिक्स कर दिया कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, जबकि अपने पास तो यहां पर अलग अलग त्रिज्या वृत्त दी, क्योंकि समतल स्थित वृत्त है, पता ही नहीं है कितनी त्रिज्या का वृत्त है। इसका मतलब है कि जे वाला इसके अंदर आएगा लेकिन जे वाला इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वो फिक्स केवल एक ही है। ठीक है, नंबर क्या कह रहा? एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल स्थित त्रिभुज है, किसी समतल स्थित आयत है। अब यहां है त्रिभुज और यहां है आयत। अब त्रिभुज का आयत से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब है कि सभी अवयव नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है उससे। ठीक है, एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और समतल स्थित त्रिभुज है। अब चाहे समबाहु त्रिभुज बना हुआ हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज ही कहलाते हैं। सभी क्या कहलाते हैं? त्रिभुज। तो इसका मतलब है कि सभी अवयव हैं। प्राकृत समप्राकृत संख्या मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है कि -∞ से लेके, ठीक है, +∞ तक के सभी मान। तो जब -∞ से लेके +∞ तक के मान, इसका मतलब ये पूरे मान इसके अंदर आ जाएंगे, यानी ये सभी अवयव हैं। तो आए बच्चों को समझ में क्या होता है? सभी अवयव, ऑल एलिमेंट्स और नॉट ऑल एलिमेंट्स। सभी अवयव है, सभी अवयव नहीं है। तो जो इस देश को इसके अंदर मिला के देखना, अगर सभी अंदर आ जाते हैं तो सभी अवयव है, अगर इसके अंदर मौजूद नहीं है तो हमें काट देना है, सभी अवयव नहीं है। चलिए देखते हैं अब सेकंड नंबर का। चलिए अब देखते हैं दूसरे नंबर का।
कथन सत्य है या असत्य, हमें ये बताना कौन से कथन इसमें सत्य है, कौन से कथन असत्य है। देखिए सबसे पहले ए बी और ए बी इसके अंदर है, मतलब ए बी अवयव हैं इसके, जबकि यहां तो लगा हुआ अवयव नहीं है, इसका मतलब कैसा है, ये असत्य कथन है, क्योंकि ये अवयव है लेकिन यहां लगा अवयव नहीं है, इसका मतलब कि ये असत्य कथन है। ए ई, अब देखिए ए इसके अंदर आते हैं नहीं, क्या कह रहा है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर क्या होता है वर्ण का, ए ई आई ओ यू। देखिए ए भी इसके अंदर है, ई भी इसके अंदर है, इसका मतलब जी वाला कैसा है, सत्य है, जी वाला कैसा है, असत्य है, और जी वाला सत्य है। चलिए तीसरे नंबर का, 1 2 3, 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, 2 इसके अंदर नहीं, मतलब ये अवयव नहीं है, जबकि दिया गया है, यानी क्या हो गया ये असत्य। ए अवयव इसके अंदर, देखिए ए इसके अंदर है, ए क्या है इसके अंदर है, इसका मतलब जी क्या है, सत्य है, सही बात है। ए अवयव, अब यहां आपको थोड़ी सा ध्यान देना है, यहां सेम है, देखिए जब भी ए वाला चिन्ह लगा होगा या सभी अवयव का, तो इसमें हमेशा समुच्चय होता है, आपको याद रखना क्या होता है, हमेशा समुच्चय का चिन्ह, क्योंकि जब सभी अवयव की बात करते हैं तो वो समुच्चय के अंदर संग्रह माना जाता है, और अगर सिंगल लिखा तो फिर वो सभी अवयव में नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहां ऐसा होना चाहिए था, ए अवयव ए बी सी, तो ये वाला अपना सत्य हो जाता, जबकि ऐसा दिया गया नहीं, क्या हो गया ये असत्य, असत्य है, ठीक है, ये सत्य है, ये वाला सत्य है। एक्स संख्या 6 प्राक संख्या, 6 से कम प्राक संख्या, 6 से कम, 1 2 3 4 5, 6 से कम प्राक संख्या है, लिख लिया हमने। एक्स प्राक जो 6 से 36 को ऐड कर, 36 से देखा, 1 36 से 36, 12 दूनी 36, 12 ती 36, 4 नाम 36, 5 का तो 36 में जाता ही नहीं है, 6 6 36, ठीक है, 9 चौके 36, 12 ती 36, 18 दूनी 36, 36 एकम 36, यानी इस तरीके देखिए, क्या इसके अंदर 5 आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां पर अवयव नहीं है, जबकि यहां लिखा हुआ है, यानी जी वाला भी क्या हो गया, असत्य। ए 1 2, ठीक है, अगला तीसरा है, ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल है। एक समुच्चय दिया गया 1 2 3 4 और 5, कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, बताइए, हमें छांटना है कौन सा कथन सही नहीं है, यहां बताना। चलिए देखिए सबसे पहले 3 4 अवयव, सभी अवयव 3 4 सभी अवयव, यहां देखिए 3 4 ये सिंगल एलिमेंट है, यहां पर समुच्चय जो है वो समुच्चय को नहीं दिखा रहा, वो सिर्फ दिखा रहा है कि ये दोनों मिलाकर एक अवयव बना रहे, देखिए जैसा 1 है 2 है वैसे 1 3 4 और वैसे ही 5, मतलब जब समुच्चय के अंदर समुच्चय आता मतलब वो एक अवयव को शो कर रहा है, यानी 3 4 होगा, ये एक अवयव को दिखा रहे हैं, देखिए क्योंकि ये अंदर लिखे हुए, तो इसका होगा अवयव ए, जबकि यहां पर लिखा हुआ है सभी अवयव, इसका मतलब जी वाला कैसा है, सही नहीं है, क्या है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया कि 3 4 अवयव ए होगा, क्योंकि यहां पर पूरे को एक एलिमेंट माना गया, क्योंकि जो पूरे एक साथ लिखे गए, ठीक है, एक एलिमेंट माना गया। देखिए 3 4 ए अवयव, जी वाला सही है, ठीक है, सही है, ये सही नहीं है। समुच्चय के अंदर समुच्चय क्या है, समुच्चय के अंदर क्या आ गया है, समुच्चय आ गया है, अब जब पहले से था फिर समुच्चय लग गया, ठीक है, तो समुच्चय के अंदर समुच्चय आ गया, इसका मतलब क्या है कि जी वाला भी वो क्या है, अपना नहीं है, जी वाला भी क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है, ठीक है। 3 4 देखिए सही नहीं है, पता चल गया हमें सही नहीं, क्यों सही नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं, ठीक है। 3 4 अपना सही है क्योंकि इसके अंदर आ गया, ठीक है। जे भी देखिए अभी तक यहां पर जे तो एक एलिमेंट था, अब जब भी जैसे 3 लिख, मान लो यहां पर हमने 1 लिख लिया, तो एक तो एक एलिमेंट है, इसको हम समुच्चय के अंदर रख लेंगे तो ये सभी अवयव माना जाएगा एक का। इसी तरीके से 3 4 तो एक पहले से एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन यदि इसको समुच्चय के अंदर रख देंगे तो ये बन जाएगा ए का
सभी अवयव का समुच्चय। ठीक है, तो जी वाला भी क्या है, सही है। एक अवयवी, सही बात है, क्योंकि सिंगल अवयव की बात हो रही, समुच्चय भी नहीं तो एक अवयवी है, एक इसके अंदर दिया गया है। एक सवयव ऐसा नहीं है, एक सवयव होता है यदि जे वाला चिन्ह लगा होता। अगर जे समुच्चय का चिन्ह होता तो हम कह सकते थे कि एक के सभी अवयव ए में है, चूंकि समुच्चय चिन्ह नहीं है इसका मतलब जी वाला गलत है अपना। ठीक है, जी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। 1 2 5 सभी अवयव ए। एक कहां है जी, 1 2 5 सही अवयव है, सही बात है, सही है। 1 2, अब देखिए जैसे समुच्चय आ गया, इसका मतलब इसका अवयव हो नहीं सकता, क्योंकि जो तो सिंगल दिए गए हैं 1 2 5, इनके अंदर समुच्चय नहीं, मतलब जे लगा दिए गए, तो कभी भी समुच्चय आ गया इसका मतलब है जे सही नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होना कि हमने जे सही क्यों होगा, क्योंकि जे पहले से समुच्चय के अंदर दिए गए कि एलिमेंट के रूप में है, इसलिए जे अब अपना अवयव सही हुआ है, जबकि जे तो सिंगल है, जे अब समुच्चय के रूप में नहीं है, जे अलग अलग अवयव दिए गए हैं, इसका मतलब है कि जे अवयव नहीं होगा, इसका याद रखना है आपको। 1 2 3 1 2 5 है, इसमें 3 4 तो जे अलग से समुच्चय है, इसका मतलब है कि जे इसके अंदर मौजूद नहीं है, सही नहीं है। फाई अवयवी, फाई मतलब होता है खाली, अब खाली मतलब कुछ अवयव नहीं, तो फाई अवयव ए, यस सही बात है, फाई अवयव ए होगा कि नहीं होगा, यहां दिया गया है फाई सभी अवयव ए। अब फाई समुच्चय के अंदर अवयव ए। अब यहां तीनों में देखिए क्या करना, सबसे पहला है फाई में कोई अवयव नहीं होता है, फाई में कोई अवयव नहीं होता है, आपको याद रखना है। जब कोई अवयव नहीं है तो एक अवयव का आना निश्चित नहीं है, अवयव कभी भी नहीं आएगा। जब भी फाई दिया जाएगा तो फाई के सभी अवयव में नहीं, क्योंकि फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, पहले से समुच्चय होता है, और जो कैसा समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय यानी खाली समुच्चय, यानी इसमें सिंगल एलिमेंट नहीं आता, याद रखना आपको, सही नहीं है। फाई सभी अवयवी, यस सही बात है, क्योंकि फाई में हमेशा समुच्चय पहले से बना होता, फाई का मतलब ही होता है रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर कोई अवयव मौजूद नहीं है। ठीक है, इम्पिटी सेट होता है। अब जब पहले से इम्पिटी सेट है तो इसके अंदर फाई कैसे आएगा, अंदर नहीं आता है, यानी जे वाला भी अपना सही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको छांट सकते हैं। सबसे पहले तो सत्य बता सकते हैं, और सेकंड थर्ड में हमने बताया कि कौन से सही है कौन से सही नहीं है, क्यों नहीं है वो भी हमने आपको कारण बता दिया। चलिए देखते हैं अब चौथे नंबर का है, निम्न के समुच्चय के सभी उप समुच्चय। क्या कहना है, समुच्चय दिया गया है, हमें इसके बनाना है उप समुच्चय। उप समुच्चय, उप समुच्चय का मतलब होता है समुच्चय के छोटे छोटे टुकड़े, यानी इसलिए समुच्चय को उनके अलग अलग पदों में व्यक्त करना समुच्चय के रूप में, वो उप समुच्चय कहलाते हैं। जैसे हमें यहां पर ए दिया गया है, ए क्या है, एक समुच्चय, हमें ए के बनाना है उप समुच्चय। उप समुच्चय मतलब इसके छोटा, तो सबसे पहले तो ए सिंगल है, ए बाहर निकालना है, तो क्या बचा, केवल खाली बचा। अब ए निकाल के खाली बचा और एक ए बचा, यानी इसको उप समुच्चय कितने होंगे, 2, एक तो खाली होगा एक ए होगा, क्योंकि जो समुच्चय होता है वो स्वयं का उप समुच्चय भी होता है, आपको याद रखना, समुच्चय है तो वो स्वयं का उप समुच्चय भी जरूर होगा। तो एक बार ए को बाहर निकाल देंगे, एक बार ए को लिख देंगे, यानी कितने होगा इसके, 2। इसे हम खाली को फाई और समुच्चय ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर देखें, ए बी। पहले देखें हम खाली कुछ भी नहीं है, इसको हम या फाई भी लिख सकते हैं, याद रखना आपको। ठीक है, एक बार देखें हम इससे ए अकेला लिख दें, एक बार बी अकेला लिख दें, एक बार इन दोनों को लिख दें। ठीक है, एक बार तो हमने इन दोनों को बाहर निकाल दिया, एक बार केवल बी को बाहर निकाला, ए बचा, एक बार ए को बाहर निकाला तो बी बचा, एक बार हमने किसी को भी नहीं निकाला, तो पूरा बन गया, 4 हो गए इसके। 1 2 3,
पहले देखिए पहले नंबर तो खाली, सबको बाहर निकाल दिया। फिर हमने 2 3 को बाहर निकाला तो बचा 1। फिर हमने 1 3 को बाहर निकाला तो बचा 2। फिर हमने 1 2 को बाहर निकाला तो बचा 3। पहले तो हमने 2 2 अवयव को बाहर निकाला, अब 1 1 अवयव निकाला। हमने यहां से 3 बाहर निकाला तो बचा 1 2। हमने यहां से 2 बाहर निकाला तो बचा 1 3। हमने यहां से 1 बाहर निकाला तो बचा 2 3। ठीक है, पहले हमने एक बार सबको बाहर निकाला, ठीक है। फिर एक बार हमने निकाला 1 को, फिर निकाला हमने एक बार निकाला, फिर हमने 2 3 को तो 1 बचा। फिर निकाला हमने 1 3 को तो 2 बचा। फिर निकाला हमने 1 2 को तो 3 बचा। फिर हमने सिंगल सिंगल अवयव निकाला तो एक बार 3 बाहर निकाला तो 1 2। फिर हमने 2 बाहर निकाला तो 1 3। फिर हमने 1 बाहर निकाला तो 2 3। लास्ट में बचा अपना तीनों। लास्ट में क्या बचे 1 2 3, क्योंकि समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। तो इस तरीके से हमने इसके भी उपसमुच्चय निकाल दिए। चलिए अगला देखते हैं, चौथा फाई में तो कोई अवयव है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा खाली, या फाई का फाई ही हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनके उपसमुच्चय निकाल सकते हैं। उपसमुच्चय कहलाते हैं समुच्चय को निम्नतम पदों में व्यक्त करना, यानी उसको कितने छोटे से छोटे उसके अवयव तोड़ सकते हैं, उसको उस तोड़ के रूप में लिख देना उपसमुच्चय कहलाता है। बट याद रखना आपको हमेशा लिखना समुच्चय के अंदर ही है, क्योंकि है लेकिन है क्या समुच्चय, और समुच्चय कहाँ होते हैं हमेशा ब्रैकेट के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर होते हैं। चलिए देखते हैं पी के कितने अवयव हैं। अब यहां देखिए, अब फाई में कितना है केवल 1, यानी कितने अवयव होंगे केवल 1 अवयव होगा। क्यों, क्योंकि फाई में कुछ है ही नहीं, सिर्फ 1 ही होगा। वो क्या होगा खाली, और खाली मतलब 1 ही उपसमुच्चय होगा। जब 1 ही उपसमुच्चय मतलब अवयव कितना होगा 1 अवयव होगा। अंतराल, अब अंतराल रूप में लिखने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। चलिए हम देखें छोटे ब्रैकेट, मंझले ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट। चलिए इन तीनों में फर्क क्या होता है। तीनों फर्क होता है, यानी यहां पर अगर लिखा 1 2, ठीक है, लिखा 1 2 1 2। मंझले कोष्ठक का मतलब होता है कि ना तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक का मतलब होता है 1 लेस देन x लेस देन 1 2, यानी इसका मतलब होता है ना x जो है वो 1 से बड़ा है और x 2 से छोटा है, यानी 1 और 2 शामिल नहीं है। 1 से बड़े मान आएंगे, 2 से छोटे मान आएंगे, ठीक है। समुच्चय 1 और 2 का, समुच्चय 1 2 का मतलब होता है कि x बराबर 1 है और x बराबर 2 है। 1 है x का मान और 2 है x का मान, x बराबर 1 है, x बराबर 2 है। बड़े कोष्ठक का मतलब होता है कि 1 भी शामिल है और इनके बीच के भी शामिल है। 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2, जो होता है तीनों में डिफरेंट। चलिए अब यहां समझते हैं। देखिए पहले नंबर क्या कह रहा है 4 लेस देन किस में आता है जी लिखा हुआ, लेस देन कितने आता है 1 में। लेस देन किस में आता है, देखिए अब केवल जिसमें लेस देन केवल लगाओ वो किस में होता है छोटे ब्रैकेट में होता है। चलिए छोटा ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि केवल लेस देन है। लेस देन इक्वल किस में आता है, देखिए जी लगा हुआ लेस देन इक्वल किस में आता है बड़े कोष्ठक में। लो लिख दिया इसको, क्या हो गया पहले का आंसर, छोटा कोष्ठक -4 बड़ा कोष्ठक, क्योंकि 4 शामिल नहीं है 6 शामिल है। यहां देखो लेस देन केवल लेस देन है किस में आता है छोटे ब्रैकेट में आता है। फिर लेस देन है किस में आता है छोटे ब्रैकेट में आता है। -12 -10 लिख देंगे। तीसरा देखो 0 लेस देन इक्वल किस में आता है, देखिए इसमें आता है बड़े कोष्ठक में आता है। लेस देन 7 लेस देन केवल किस में आता है छोटे कोष्ठक में आता है। x अवयव r, चलिए देखिए 3 क्या आता है लेस देन इक्वल किस में आता है बड़े कोष्ठक में आता है। 4 भी लेस देन इक्वल किस में आता है बड़े कोष्ठक में आता है। चलिए ले जी यहां पर अपना आंसर। तो सिर्फ आपको इतना याद रखना जो हमने वहां पर कंडीशन लिख दी है कि छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि इनके बीच के मान जो दिए गए हैं वो इसमें शामिल नहीं है, बस बीच के मान शामिल है। समुच्चय का मतलब होता है केवल जो मान दिए गए केवल वही शामिल है।
बड़े का मतलब होता है कि जो दिए गए वो भी शामिल है और उनके बीच के भी शामिल है। तो इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब 6वें नंबर के यानी 7वें नंबर के। ठीक है, तो 6वें तक देख ही चुके हैं, 7वें नंबर के बच्चों 7वां जो अपना प्रश्न है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण। अभी देखिए, अभी समुच्चय निर्माण दिए गए थे, हमने उन अंतरालों को बनाया था। अब इन अंतरालों से बनाना है हमें समुच्चय निर्माण। चलिए देखते कैसे बनाएंगे। -3 4 आपको पता हो चाहिए समुच्चय क्या करते हैं अपन, x अवयव x। ठीक है, x अवयव x लिख लेते समुच्चय में। अब माइनस छोटे का मतलब होता है शामिल नहीं है, मतलब लेस देन, इक्वल नहीं आएगा उसके नीचे, केवल लेस देन का चिन्ह। ठीक है, और किसका मान है जी, x का लेस। इसमें भी देखिए छोटा ब्रैकेट है मतलब 0 बन गया। जब भी छोटे ब्रैकेट हो केवल लेस देन के चिन्ह आएंगे, और बड़ा ब्रैकेट हो तो लेस देन के साथ इक्वल के चिन्ह भी आएंगे। और अगर समुच्चय का अगर वैसे मान दिए गए हैं तो उनको हम समुच्चय के सीधे डायरेक्ट मान रख लेंगे समुच्चय में। x 6 12 बड़ा कोष्टक है यानी 6 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12, क्योंकि 6 शामिल है, 12 शामिल है और इनके बीच के मान भी शामिल है। x सच डेट x देखिए 6 छोटा ब्रैकेट मतलब 6 लेस देन x, 12 बड़ा ब्रैकेट इक्वल 12। चौथा x सच डेट x 6 लेस देन x लेस देन इक्वल 12। फिर देखिए आप पहले बड़ा कोष्टक है x सच डेट x माइनस के 23। देखिए पहले क्या बड़ा कोष्टक है मतलब लेस देन इक्वल, लास्ट में देखिए छोटा कोष्टक है केवल लेस देन। बस बच्चों आपको याद रखना, लेस छोटा ब्रैकेट है केवल लेस देन का चिन्ह लगाना है, बड़ा ब्रैकेट है लेस देन के साथ इक्वल का चिन्ह भी लगाना है। और सीधे सीधे मान दिए गए हैं, जैसे मान लो डायरेक्ट दिया जाता 6 से कम प्राक संख्या लिखा होता डायरेक्ट समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा अपन लिख देते x 6 से कम प्राकृत संख्या है, लो आंसर हो जाता। ठीक है, तो याद रखना है आपको इन तीनों ब्रैकेटों में अंतर होता क्या है। 8वां देखिए सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, सार्वत्रिक का मतलब होता है ऐसा समुच्चय जिसके अंदर और मान आ सके, जैसे समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां देखिए समकोण त्रिभुज हो चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो चाहे समबाहु त्रिभुज हो, सभी क्या कहलाते हैं, त्रिभुजों का समुच्चय। अब त्रिभुजों के समुच्चय में देखिए समकोण त्रिभुज भी आ गए, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ गए, इसका मतलब त्रिभुजों का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर जो भी समुच्चय देखिए वो आ जाते हैं तो वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, तो त्रिभुजों का समुच्चय जो होगा वो इन दोनों, ये दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, यानी जी क्या होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय होगा त्रिभुजों का समुच्चय। चलिए 9वां समुच्चय ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिए, इस तीनों में के लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा, देखिए 0 1 2 3 4 5, देखिए 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 है 2 है 4 है 6 8 आ गया इसमें एक्स्ट्रा, जबकि इसमें 8 नहीं है, यानी ये सार्वत्रिक समुच्चय नहीं हो सकता है। 5, अब इसमें तो ए में अवयव है, बी में अवयव है, सी में अवयव है, इसमें तो 5 एक भी अवयव नहीं, इसका मतलब है कि जे इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इसमें तो एक भी अवयव ही नहीं है। दूसरा देखें 1 है 3 है 5 है 2 है 4 है 6 है 0 है 2 है 4 है 6 है 8, सब कुछ है इसमें, तीनों समुच्चय के मान इसके अंदर है, यानी जी कहलाएगा अपना सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। चौथा देखें 1 2 पूरी 8 तक संख्या, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है, इसमें तो 0 भी है, इसमें 0 शामिल नहीं, इसका मतलब है कि जे भी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। तो सिर्फ अपने तीसरे नंबर का सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि इन तीनों समुच्चयों के मान इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या होता है जी, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसके अंदर जितने भी समुच्चय होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट होता है, तो सिर्फ तीसरे नंबर का होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज अपनी एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया है। आई होप बच्चों आपके समझ में आया होगा। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि बच्चों आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अपने और साथियों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रश्न बलिए समलो